नमस्कार। और आज के इस खास विश्लेषण में सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, आज का विषय बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एकदम सटीक है जो आईटीआई फिटर ट्रेड से जुड़े हैं। बिल्कुल, और सिर्फ आईटीआई ही नहीं, जो भी लोग इसरो, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ, बार्क और आरआरबी, एएलपी, हाँ, इन जैसी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये डीप डाइव बहुत जरूरी है। एकदम सही। और आज के जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमने आईटीआई ट्रिकी चैनल के स्टडी नोट से लिए हैं। जी, जहां पर निमी मतलब NIMI बेस्ड MCQ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और जो ट्रिकी एक्सप्लेनेशंस होते हैं ना, उनको बहुत आसान बनाया जाता है। और सुनने वालों को ये भी बता दें कि अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए रोज रात 8 बजे आईटीआई ट्रिकी पर इसरो और एनपीसीआईएल जैसी एग्जाम्स के लिए स्पेशल MCQ लाइव क्लास भी होती है। हाँ, तो चैनल के साथ जुड़ना एक बहुत ही फायदेमंद कदम हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए आज के मेन टॉपिक पर आते हैं। आज हम हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम्स के मुख्य भागों पर चर्चा करने वाले हैं। जी, मतलब इस सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं और वो एक सीक्वेंस में कैसे काम करते हैं। अक्सर टेक्निकल नाम सुनकर ही डर लगने लगता है, मतलब भारी भरकम शब्द होते हैं, लेकिन आज हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे। बिल्कुल, आसान भाषा में। तो कभी किसी बड़ी फैक्ट्री या वर्कशॉप में एक भारी भरकम हाइड्रोलिक प्रेस या न्यूमेटिक मशीन को ध्यान से देखा है? बाहर से देखने पर तो वो बस लोहे का एक विशाल ढांचा ही लगता है। हाँ ना, मतलब कोई आवाज नहीं होती, कोई बाहरी हलचल नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही ऑपरेटर एक छोटा सा लीवर खींचता है, वो बेजान मशीन हजारों किलो वजन ऐसे उठा लेती है जैसे वो कोई हल्का प्लास्टिक का खिलौना हो। सही बात है, वो सच में किसी जादू जैसा लगता है बाहर से। वही तो। एक आम इंसान के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कि उस मोटे लोहे के खोल के अंदर अचानक इतनी ताकत आती कहाँ से है। देखिए, अंदर एक पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा होता है। अगर हम ध्यान से सोचें तो इंसान के शरीर में भी ताकत हमारी रगों में दौड़ते हुए खून से आती है। अच्छा। ठीक उसी तरह इन बड़ी बड़ी मशीनों का शरीर भले ही लोहे का हो, लेकिन उनकी रगों में बहने वाला फ्लूइड, चाहे वो हाई प्रेशर तेल हो या कंप्रेस की हुई हवा, वो उस मशीन का खून होता है। ओहो, मतलब बिना उस फ्लूइड के फ्लो के वो मशीन सिर्फ एक कबाड़ का ढेर है। बिल्कुल। और आईटीआई फिटर ट्रेड के जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस ब्लड फ्लो को बहुत डीपली समझना पड़ता है। हाँ, क्योंकि एग्जाम्स में दिक्कत यह है कि सिर्फ परिभाषा रटने से काम नहीं चलता। अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाए तो मैकेनिक्स क्लियर होनी चाहिए। सही कहा। तो इस ब्लड फ्लो यानी हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम्स की शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब फ्लूइड को ताकत मिलती कहाँ से है? क्या इसमें कोई इंजन लगा होता है? इंजन नहीं, बल्कि हर ऐसे सिस्टम का एक दिल होता है, जिसे हम पावर सोर्स कहते हैं। पावर सोर्स। हाँ, अगर मैं इसकी तुलना हमारे आम जीवन से करूं तो ये बिल्कुल घर में लगे वाटर पंप की तरह है। हाँ, जैसे वाटर पंप जमीन के नीचे की टंकी से पानी खींचता है और उसे ऊपर छत तक पूरे फोर्स के साथ भेजता है। एकदम सही। इन सिस्टम्स में भी यही काम होता है, लेकिन हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक में ताकत पैदा करने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो पहले हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करते हैं। वहां ये ताकत कहाँ से आ रही है? हाइड्रोलिक सिस्टम में एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो एक हाइड्रोलिक पंप को चलाती है। इंडस्ट्री में ज्यादातर गियर पंप या वेन पंप का इस्तेमाल होता है। अब ये काम कैसे करते हैं वो समझना जरूरी है। एक गियर पंप के अंदर दो गियर्स एक दूसरे से फंसकर घूमते हैं। ओके। गियर्स घूमते हैं तो उनके दांतों के बीच में थोड़ा सा तेल फंस जाता है। और क्योंकि आगे निकलने का रास्ता बहुत पतला होता है, गियर्स उस तेल को उस पतले रास्ते से जबरदस्ती धकेलते हैं। ओहो। इसी जबरदस्ती की वजह से तेल का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, यानी पंप ने मैकेनिकल एनर्जी को फ्लूइड प्रेशर में बदल दिया। अच्छा, तो मतलब एक बंद टैंक है जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल भरा है और पंप उस तेल को खींचकर दबाव के साथ आगे भेज रहा है। बिल्कुल। लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम का क्या? उसमें तो तेल नहीं होता, तो क्या फैक्ट्री में पहले से हवा भरकर कोई विशाल टैंक रखा जाता है जिससे पंप करता है? अब देखिए, यही वो फर्क है जहां से मैक्सिमम MCQ क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा। न्यूमेटिक सिस्टम में पंप का इस्तेमाल नहीं होता, वहां एयर कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर। हाँ, और कंप्रेसर किसी बंद टैंक से हवा नहीं खींचता, वो बाहर के वातावरण की यानी आसपास की मुफ्त और खुली हवा को अपने अंदर खींचता है। जो हवा हमारे आसपास है। बिल्कुल। उस हवा को वो एक छोटे से चेंबर में धकेलता है, जिसका आकार लगातार छोटा होता जाता है। तो जब जगह छोटी होगी तो हवा दबेगी। एकदम सही। जब आप बहुत सारी हवा को एक छोटी सी जगह में दबाते हैं तो हवा के कण यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिससे उनमें भारी दबाव और पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है। समझ गया। यानी न्यूमेटिक सिस्टम चलते चलते आसपास की हवा से ही अपनी ताकत बना रहा है। हाँ, जबकि हाइड्रोलिक के पास एक डेडिकेटेड तेल का टैंक है जिसे उसे बार बार इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा फर्क यही है, सोर्स ऑफ फ्लूइड का। एक में रिजर्व तेल है और दूसरे में मुफ्त हवा। अब दोनों सिस्टम्स ने अपने अपने फ्लूइड को पूरे प्रेशर पर ला दिया है, ताकत तैयार है। तो क्या इस स्टेज पर इस हाई प्रेशर फ्लूइड को डायरेक्ट मशीन के अंदर काम करने के लिए भेज दिया जाता है? अरे नहीं, ऐसा करना मशीन को खुद अपने हाथों से तोड़ने के बराबर होगा। वो कैसे? क्योंकि ये हाई प्रेशर फ्लूइड अभी कच्चा है, इसीलिए इसके बाद एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण फेज आता है, स्टोरेज और प्रिपरेशन का। अच्छा, मतलब साफ सफाई का पड़ाव। हाँ, देखिए, अगर हाई प्रेशर फ्लूइड के साथ थोड़ी सी भी धूल, मिट्टी या कचरा मशीन के नाजुक वॉल्व्स में चला गया ना, तो पूरी मशीन वहीं जाम हो जाएगी। बाप रे। हाइड्रोलिक की बात करें तो रिजर्वर के अंदर फिल्टर या स्ट्रेनर लगे होते हैं। इनका काम होता है तेल में तैर रहे लोहे के छोटे कणों को छान लेना। लोहे के कण तेल में कहां से आ गए? वो जो गियर पंप लगातार घूम रहा है ना, उसके घिसने से लोहे के माइक्रो पार्टिकल्स तेल में आ जाते हैं। ओहो, जिन्हें आगे जाने से रोकना बहुत जरूरी है। अच्छा, लोहे के कणों को रोकना तो समझ आता है, पर न्यूमेटिक सिस्टम का क्या?
उसने तो अभी बाहर वातावरण से हवा खींची है। हवा में कौन सा लोहा तैर रहा है? उस हवा के साथ क्या किया जाता है? बाहर की हवा में लोहा तो नहीं, लेकिन धूल, धुआं और सबसे बड़ा दुश्मन नमी यानी मॉइस्चर होता है। पानी की नमी। बिल्कुल, इसीलिए न्यूमेटिक सिस्टम में सफाई का ये फेज सबसे टेक्निकल होता है। पहले तो हवा को एक एयर रिसीवर टैंक में स्टोर किया जाता है ताकि आगे स्टेडी सप्लाई मिलती रहे। उसके तुरंत बाद ये हवा एक ऐसी यूनिट से गुजरती है जिसे टेक्निकल भाषा में FRL यूनिट मतलब FRL यूनिट कहते हैं। FRL यूनिट, मैंने ITI ट्रिकी के नोट्स में इस टर्म को देखा था। थ्योरी एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। हाँ, हर साल आता है। तो F का मतलब फिल्टर होना चाहिए जो हवा की धूल और नमी को रोकेगा। बिल्कुल। R शायद रेगुलेटर है जो ये सेट करता होगा कि पीछे से आने वाला 10 बार का प्रेशर आगे 5 बार भेजना हो या 6 बार। एकदम सही जा रहे हैं आप। लेकिन मुझे जो एक टर्म यहाँ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा वो है FRL। FRL मतलब ल्यूब्रिकेटर। हाँ, ल्यूब्रिकेटर मतलब न्यूमेटिक सिस्टम तो हवा पर चल रहा है ना। हाइड्रोलिक में तो तेल खुद चिकना होता है, पर न्यूमेटिक में हवा के अंदर तेल क्यों मिक्स करना पड़ता है? हवा को ल्यूब्रिकेट करने की जरूरत क्यों पड़ गई? अब देखिए, यही वो पॉइंट है जहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। अच्छा। देखिए, FRL के फिल्टर ने क्या किया, उसने हवा की पूरी नमी निकाल दी। हाँ, हवा सूख गई। हाँ, हवा अब 100% ड्राई यानी सूखी हो चुकी है। अब ये हाई प्रेशर सूखी हवा आगे जाकर कंट्रोल वॉल्व्स और सिलेंडर्स के अंदर जाएगी। ठीक है। उन सिलेंडर्स के अंदर स्टील या एल्यूमिनियम के पिस्टन होते हैं जिन पर रबर या पॉलीयूरेथीन की रिंग्स लगी होती हैं। ओके। ये पिस्टन दिन में 1 लाख बार आगे पीछे सरकते हैं। अगर सूखी हवा होगी तो दो धातुएं एक दूसरे पे लगातार घिसेंगी। ओहो, तो वहां फ्रिक्शन होगा, पिस्टन रिंग्स घिस जाएंगी और शायद हीट भी पैदा होगी। बिल्कुल, पिस्टन रिंग वेयर को रोकने और अंदर जंग लगने से बचाने के लिए ही FRL का L यानी लुब्रिकेटर काम में आता है। तो वो करता क्या है? ये उस सूखी हवा के अंदर ऑयल की बहुत ही बारीक बूंदें बिल्कुल धुंध या मिस्ट की तरह स्प्रे कर देता है। अच्छा। अब जो हवा आगे मशीन में घुसती है वो अपने साथ उड़ता हुआ तेल लेकर जाती है। क्या बात है। इससे सिलेंडर अंदर से चिकने रहते हैं, बिना घिसावट के चलते हैं और उन्हें जंग नहीं लगता। तो FRL सिर्फ हवा साफ नहीं करता, वो मशीन के इंटरनल पार्ट्स की उम्र बढ़ाता है। ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नया था। मतलब हवा के रास्ते मशीन को अंदर ही अंदर ऑयलिंग दी जा रही है। ये तो बहुत कमाल की नॉलेज है। हाँ, ये बहुत जरूरी ट्रिविया है एग्जाम्स के लिए। अब हमारे पास जो फ्लूइड है, चाहे वो हाइड्रोलिक ऑयल हो या एयर ऑयल वाली न्यूमेटिक हवा, वो पूरी तरह प्रेशराइज्ड और साफ है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, पंप और कंप्रेसर तो लगातार चल रहे हैं। अगर ये लगातार फोर्स मशीन के आखिरी पुर्जे तक ऐसे ही पहुंचता रहे तो मशीन कंट्रोल से बाहर नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो इस फोर्स को डायरेक्शन और टाइमिंग कौन देता है? बिना कंट्रोल के तो फोर्स सिर्फ तबाही मचाता है। इसीलिए सिस्टम में कंट्रोल वॉल्व्स का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल वॉल्व्स? हाँ, अगर इसको थोड़ा आसान भाषा में समझे तो ये वॉल्व्स सिस्टम के ट्रैफिक पुलिस होते हैं। अच्छा, ट्रैफिक लाइट्स और स्पीड ब्रेकर की तरह। बिल्कुल, जैसे सड़क पर ट्रैफिक पुलिस बताती है कि किस लाइन को रोकना है, किसको चलना है और कहां से मुड़ना है, वैसे ही ये वॉल्व्स फ्लूइड को गाइड करते हैं। इसमें सबसे पहला और जरूरी नाम आता है डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व का, जिसे शॉर्ट में DCV कहते हैं। DCV यानी रास्ता दिखाने वाला वॉल्व? हाँ। देखा है एग्जाम पेपर्स में इन वॉल्व्स के नाम बहुत ही अजीब तरीके से लिखे होते हैं, जैसे 3x2 वॉल्व या 4x2 वॉल्व। ये नंबर्स क्या दर्शाते हैं? हाँ, ये टेक्निकल नाम देखकर छात्र डर जाते हैं, पर ये बहुत सिंपल है। पहला नंबर दर्शाता है पोर्ट्स यानी रास्ते, ठीक है। और दूसरा नंबर दर्शाता है पोजीशंस यानी अवस्था। अच्छा। उदाहरण के लिए एक 3x2 DCV को लेते हैं। इसमें 3 रास्ते यानी पोर्ट्स हैं। ओके। एक रास्ता जहां से हवा वॉल्व के अंदर आती है, दूसरा रास्ता जहां से हवा वॉल्व से निकलकर सिलेंडर तक जाती है, और तीसरा रास्ता वहां से एग्जॉस्ट का होता है, मतलब बची हुई हवा बाहर निकलने का। और जो ये 2 है? 2 का मतलब है 2 स्थितियां, एक ऑन और एक ऑफ। जब वॉल्व की पोजीशन ऑन होगी, हवा सिलेंडर में जाएगी। जब ऑफ होगी तो इनलेट बंद हो जाएगा और सिलेंडर की बची हुई हवा एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर आ जाएगी। बस इतनी सी बात है। अच्छा, मतलब 3 रास्ते और 2 स्टेट्स, ये तो काफी लॉजिकल है। बिल्कुल। लेकिन एक खतरे वाली बात दिमाग में आ रही है। क्या? मान लीजिए DCV ने हवा या तेल का रास्ता रोक लिया, उसने इनलेट पोर्ट क्लोज कर दिया, पर पीछे से हाइड्रोलिक पंप तो लगातार चल रहा है ना। हाँ। वो तो तेल धकेलता जा रहा है। हाँ, वो तो चलता रहेगा। तो ऐसे में पाइप्स के अंदर इतना दबाव नहीं बन जाएगा कि पाइप ही फट जाए? जैसे रसोई में प्रेशर कुकर होता है, स्टीम बनती रहती है, अगर आगे से रास्ता बंद हो तो वो फट सकता है। एकदम सही पकड़ा आपने। उस फटने के डर को रोकने के लिए दूसरा सबसे जरूरी वॉल्व लगाया जाता है, जिसे प्रेशर रिलीफ वॉल्व कहते हैं। प्रेशर रिलीफ वॉल्व? हाँ, और ये बिल्कुल उस प्रेशर कुकर की सीटी की तरह काम करता है। अच्छा, तो ये सिस्टम का सेफ्टी वॉल्व है? बिल्कुल। प्रेशर रिलीफ वॉल्व एक स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म होता है। उसमें एक स्प्रिंग ने एक बॉल या पॉपेट को जोर से दबाकर रखा होता है ताकि फ्लूइड बाहर ना निकले। लेकिन जैसे ही पाइप के अंदर का दबाव उस स्प्रिंग की ताकत से, मतलब लिमिट से ज्यादा होता है, तो क्या होता है? तो वो स्प्रिंग थोड़ा सा पीछे हट जाता है और एक रास्ता खुल जाता है। वहां से एक्स्ट्रा तेल निकलकर सीधा वापस टैंक में चला जाता है। ओहो, मतलब प्रेशर रिलीज हो गया। हाँ, इससे सिस्टम हमेशा एक सेफ प्रेशर लिमिट के अंदर रहता है और पाइप्स कभी नहीं फटते। ये हुई ना सेफ्टी की बात। बिल्कुल। तो अब ट्रैफिक पुलिस यानी DCV ने डायरेक्शन दे दी, हाँ, प्रेशर रिलीफ वॉल्व ने सेफ्टी दे दी, पर अभी स्पीड का मुद्दा बाकी है। स्पीड? हाँ, जैसे एक CNC मशीन जब किसी पुर्जे को चमकाती है तो वो बहुत धीरे काम करती है, लेकिन एक पंच प्रेस अचानक से जोर से नीचे आती है। इन मशीनों को ये कैसे पता चलता है कि किस फ्लूइड को किस स्पीड से आगे भेजना है? वहीं पर आता है हमारा तीसरा मुख्य वॉल्व, फ्लो कंट्रोल वॉल्व। फ्लो कंट्रोल वॉल्व? हाँ, ये फ्लूइड की फ्लो रेट यानी मात्रा को कंट्रोल करता है। इसका फंक्शन ठीक वैसे ही है जैसे आप वॉश बेसिन का नल खोलते हैं।
नल, अच्छा। हाँ, नल पूरा खोलेंगे तो ज्यादा पानी आएगा, आधा खोलेंगे तो कम पानी आएगा। हम्म। फ्लो कंट्रोल वाल्व पाइप के रास्ते का डायमीटर थोड़ा पतला कर देता है, जिससे 1 सेकंड में निकलने वाले फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। फ्लूइड धीरे जाएगा तो आगे वाली मशीन धीरे चलेगी। कमाल है, मतलब नल को कम या ज्यादा करने जैसा है। बिल्कुल वही है। तो पावर बन गई, साफ हो गई और वॉल्व्स ने रास्ता, सेफ्टी और स्पीड तय कर दी। हाँ, अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। चलिए। इतना सब होने के बाद एंड में वो कौन सा पुर्जा है जो फ्लूइड की इस ताकत को असल मैकेनिकल या फिजिकल मूवमेंट में बदलता है, जिससे भारी वजन उठता है या पहिए घूमते हैं? उस आखिरी पुर्जे को एक्चुएटर कहते हैं। एक्चुएटर। हाँ, यही वो कंपोनेंट है जो असल काम करता है। एक्चुएटर्स मुख्य रूप से 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं सिलेंडर्स। जब भी हमें सीधी यानी लीनियर दिशा में ताकत चाहिए, जैसे किसी लोहे की प्लेट को आगे धकेलना या ऊपर उठाना, तब सिलेंडर काम आते हैं। इनमें भी मैंने सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग टर्म्स सुने। हाँ, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में फ्लूइड सिर्फ एक ही तरफ से धक्का देता है। अच्छा। और जब फ्लूइड का प्रेशर खत्म होता है तो सिलेंडर के अंदर लगी एक मोटी स्प्रिंग उसे वापस अपनी शुरुआती जगह पे ले आती है। तो स्प्रिंग वापस खींचती है। बिल्कुल। लेकिन डबल एक्टिंग सिलेंडर में दोनों तरफ पोर्ट्स होते हैं। ओहो। आगे धकेलने के लिए भी फ्लूइड का प्रेशर लगता है और वापस खींचने के लिए भी फ्लूइड का ही प्रेशर लगता है, स्प्रिंग का नहीं। तो ये ज्यादा पावरफुल होते होंगे। हाँ, इंडस्ट्री में डबल एक्टिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें दोनों दिशाओं में ताकत होती है। समझ गई। और अगर मुझे कुछ धकेलना नहीं है बल्कि कुछ गोल घुमाना है, तो जैसे लेथ मशीन या किसी रोबोट का आर्म, तब हम सिलेंडर्स की जगह मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोलिक मोटर्स। हाँ, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक मोटर्स। वो एक्चुएट होने पर गोल यानी रोटरी मूवमेंट देती हैं। फ्लूइड उनके अंदर के वेन्स या गियर से टकराता है और उन्हें लगातार एक ही दिशा में घुमाता रहता है। तो ये पूरी चेन यहाँ आकर पूरी होती है। बिल्कुल। मतलब दिल से ताकत चली और हाथ पैर यानी एक्चुएटर तक पहुंच गई। एकदम सही समरी दी आपने। पर एक बात सच है कि इतने सारे टेक्निकल टर्म्स को एक बार में याद रखना आसान नहीं है। एग्जाम्स में स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए होती है। हाँ, वो तो है। क्या ITI ट्रिकी के सोर्स मटेरियल में कोई शॉर्ट ट्रिक है जिससे ये पूरा फ्लो दिमाग में छप जाए? बिल्कुल है। इस सीक्वेंस को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है ओपन लूप और क्लोज लूप का कॉन्सेप्ट समझना। ओपन और क्लोज लूप? हाँ। वो कैसे? देखिए, हाइड्रोलिक सिस्टम एक क्लोज लूप है। इसकी चेन ऐसे चलती है। तेल पहले टैंक में था, ठीक है। फिर पंप ने उसे खींचा और दबाव बनाया। वहां से वो कंट्रोल वॉल्व्स में गया। फिर एक्चुएटर यानी सिलेंडर ने अपना काम किया और काम करने के बाद वो तेल वापस टैंक में आ गया। ओहो, मतलब तेल घूम फिर के वापस उसी टैंक में आ गया जहां से चला था। बिल्कुल। इसीलिए ये क्लोज्ड लूप है। और न्यूमेटिक सिस्टम एक ओपन लूप है। सही पकड़ा। उसका सीक्वेंस थोड़ा अलग है। वो कैसे? खुली हवा बाहर वातावरण से आई, कंप्रेसर ने उसे दबाया, वो टैंक में स्टोर हुई। फिर उसने FRL यूनिट से सफाई और तेल लिया। ठीक है। वॉल्व्स ने रास्ता दिखाया, सिलेंडर ने काम किया और आखिर में जो हवा बची वो एग्जॉस्ट पोर्ट के जरिए जोर की आवाज करते हुए वापस बाहर वातावरण में छोड़ दी गई। अरे हाँ, वो किसी टैंक में वापस नहीं जाती। बिल्कुल नहीं। दोनों का असली फर्क वापस टैंक में आने और हवा में एग्जॉस्ट होने का ही है। वाह, ये दोनों का क्लियर डिस्टिंक्शन एग्जाम में बैठने वाले किसी भी स्टूडेंट के बहुत काम आएगा। हाँ, क्लोज लूप और ओपन लूप की वजह से सारे मेन कंपोनेंट्स का फंक्शन समझ आ जाता है। फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड्स के थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल इंटरव्यूज में भी इस फ्लो पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल आते हैं। एक बार जब बेसिक मैकेनिक्स दिमाग में बैठ जाती है ना, तो एग्जामिनर क्वेश्चन को कितना भी घुमा ले, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ ही जाता है। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, मशीनें कैसे सोचती हैं ये महसूस करना जरूरी है। एकदम सही बात है। और ऐसी सोच को डेवलप करने में ITI ट्रिकी जैसे रिसोर्सेज काफी मदद करते हैं। जी। अगर आज की चर्चा से आपको हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक की ये ब्लड लाइन्स थोड़ी क्लियर हुई हैं, तो ऐसी और टेक्निकल बातों को डिटेल में समझने के लिए आप ITI ट्रिकी चैनल की स्पेशल MCQ लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। हाँ, जो रोज रात 8 बजे होती है। अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन इस डीप डाइव को हम सिर्फ एक समरी पर नहीं रोकेंगे। अच्छा। मैं चाहती हूँ कि हम इस नॉलेज को थोड़ा पुश करें और एक सिचुएशन के बारे में सोचें। बताइए। अभी हमने FRL यूनिट के डिस्कशन में जाना था कि न्यूमेटिक सिस्टम में फिल्टर हवा से पूरी नमी निकाल देता है। हाँ, बिल्कुल। पर फर्ज कीजिए कोई ऐसी फैक्ट्री है जो किसी ऐसी जगह लगी है जहां तापमान 0 डिग्री से भी नीचे है। फ्रीजिंग पॉइंट के पास। हाँ, और अचानक मशीन का FRL फिल्टर फेल हो जाता है और वो हवा में मौजूद पानी को रोक नहीं पाता। अब वो नमी भरी हाई प्रेशर हवा ठंडी पाइप्स और कंट्रोल वॉल्व्स के अंदर भेज दी जाती है। बाप रे, ये तो बहुत रिस्की है। तो जरा सोचिए क्या होगा जब वो पानी अंदर ही अंदर बर्फ में बदल जाएगा। वॉल्व्स और एक्चुएटर्स पर इस इंटरनल बर्फ का क्या अचानक और भयानक असर पड़ेगा? क्या वो पूरी ऑटोमेटेड मशीन सेकंडों में तबाह नहीं हो जाएगी? ये तो एक बहुत ही गहरा टेक्निकल थॉट एक्सपेरिमेंट है। हाँ, इस बारे में आप सब खुद सोचिएगा और आगे इस पर गौर कीजिए कि इंजीनियरिंग ऐसे फेल सेफ्स कैसे डिजाइन करती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले विश्लेषण में।